देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है पहली डाक सेवा से। पहली डाक सेवा जो आज ही के दिन हवाई यात्रा के जरिए शुरू हुई थी। तो आखिर किसका योगदान रहा इसमें और आखिर क्या इसका इतिहास रहा, चलिए जानते हैं, एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत में डाक सेवाएं जिनका अस्तित्व अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, जिनकी जगह इंटरनेट और कई आधुनिक उपकरणों ने ले ली है। आज कभी भी संदेश भेजना हो तो मेल या फोन कॉल्स या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ध्यान आता है, जहां इजीली कुछ सेकंडों में मीलों दूरी पर बैठे आप अपने प्रियजनों से संपर्क करते हैं। लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। एक ऐसा वक्त था जब डाक सेवाओं को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता था। गांव से बड़े बड़े शहरों में चिट्ठियां या तार ही संदेश भेजने का जरिया थी। उस वक्त डाकिया को काफी सम्मान दिया जाता था। आज का दिन उसी व्यवस्था की एक कड़ी से जुड़ा है। दरअसल आज ही के दिन साल 1911 को पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत यूपी से की गई। कुंभ मेले के दौरान उस वक्त फ्रेंच पायलट मॉन्सियर हेनरी पिकवेट ने 6500 पत्रों को लेकर प्रयागराज से रवाना हुए और यहीं से शुरुआत हुई पहली डाक ढोने की सेवा की। इसको लेकर उस वक्त के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार बताते हैं कि प्रयागराज में उस दिन डाक की उड़ान देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग इकट्ठा हुए। जब एक विशेष विमान ने शाम को 5:30 बजे यमुना नदी के किनारे से उड़ान भरी और वो नदी को पार करता हुआ 15 किलोमीटर का सफर तय कर नैनी जंक्शन के नजदीक उतरा, जो प्रयागराज के बाहरी इलाके के सेंट्रल जेल के नजदीक था। लोगों की उस वक्त काफी भीड़ उमड़ी। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था। आइए जानते हैं आज साल 1911 का वो दौर जब आज ही के दिन पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। फ्रेंच पायलट मॉन्सियर हेनरी ने 6500 खत को लेकर प्रयागराज से रवाना हुए थे। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी परमहंस से, जिनका आज जन्म दिवस है। चलिए नजर डालते हैं कौन थे वो और क्या उनका इतिहास रहा और आज के दिन क्या खासियत है। चलिए नजर डालते हैं इस पर। पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो पता चलता है कि भारत एक ऐसी जगह है जहां हमेशा अध्यात्म और संतों का जमावड़ा देखने को मिला। इसीलिए भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। आज का दिन उन्हीं एक महान संत की जीवन गाथा से जुड़ा है, जिनका आज ही के दिन साल 1836 को कामारपुकुर में जन्म हुआ था। उनका नाम था बालक गदाधर चट्टोपाध्याय, जिनको बाद में उनके भक्तों ने नाम दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो एक समाज सुधारक के साथ साथ महान विचारक भी थे। उनका जुड़ाव हमेशा से ही अध्यात्म की ओर रहा। वो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते थे। वो माँ काली के भक्त थे। कहते हैं कि इतिहास में और कुछ पौराणिक कथाएं बताती है कि माँ काली उन्हें अक्सर सपने में दर्शन दिया करती थी। वो गरीबों की, दुखियारों की मदद करने में विश्वास रखते थे। वो हमेशा से सरल और दयालु स्वभाव के थे। स्वामी परमहंस स्वामी विवेकानंद के भी गुरु रहे। साल 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके बाद उनके विचारों को देश के कोने कोने में फैलाया गया। रामकृष्ण परमहंस व्यवहार और स्वभाव से परमहंस थे। वो अपने भक्तों से कहा करते थे कि माँ काली सबकी माँ है।
अपनी कठोर साधना से उन्होंने मां काली के दर्शन किए थे। आज भी कोलकाता के दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर में स्वामी परमहंस से जुड़े कई तमाम रहस्य जानने को मिल जाते हैं। वो मां काली के सच्चे भक्त थे। उन्होंने अपना आजीवन मां काली की सेवा में ही बिता दिया था। 15 अगस्त साल 1886 को 3 बार मां काली का नाम लेते हुए उन्होंने समाधि ली, जो ये बताता है कि वो मां काली के कितने बड़े और सच्चे भक्त थे। ओम जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा दात्री, स्वाहा स्वाहा, नमोस्तुभ्यम। आज रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी परमहंस, जिनका आज के दिन साल 1836 को जन्म हुआ था, वो मां काली के सच्चे और परम भक्त थे। कहा जाता है कि, और इतिहास भी बताता है कि उन्हें मां काली अक्सर दर्शन भी दिया करती थी। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है विज्ञान जगत की उस बड़ी खोज से जिसने एक ग्रह की खोज की। वो ग्रह जिसे नाम दिया गया प्लूटो। तो क्या है ये प्लूटो और क्या रहा इसका इतिहास, और अब तक इसको लेकर कितनी खोजें हो चुकी हैं और कितने ज़्यादा विचार और विवाद, और आखिर ये आज के टाइम पे भी क्यों इतना चर्चा और विवाद का विषय है। तो चलिए नज़र डालते हैं क्या रहा प्लूटो का इतिहास और आज भी क्यों ये एक चर्चा का विषय है। नज़र डालते हैं। आज का दिन विज्ञान जगत के लिए बेहद ही खास है। ये दिन उस खोज से जुड़ा है जिस पर कई सारे रिसर्च किए गए और उन्हीं में से एक खोज का नतीजा था प्लूटो। 91 साल पहले खोजा गया वो ग्रह जिसे बौना ग्रह भी नाम दिया गया। साल 1930 का वो दौर जब इसे अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टॉमबर्ग ने खोज निकाला था। प्लूटो को ग्रह माना जाए या नहीं माना जाए, इसको लेकर कई खोजें हुई और सबका अपना अपना अलग अलग तर्क है। इसको लेकर कई सारे विवाद भी उमड़े। समय के साथ साथ इसको लेकर बहसों और कई तरह के विवादों ने जन्म लिया। खैर, ऐसा भी समय आया जब साल 2006 का वो दौर सामने आया जब सौर मंडल के 9 ग्रहों में से एक इसे भी माना जाने लगा। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि प्लूटो बहुत छोटा है, हमारी चांद से भी बहुत छोटा, इसीलिए इसे ग्रह नहीं माना जा सकता। साल 2006 में खगोलीय संरचनाओं को नाम देने वाले ग्रुप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग के मुताबिक प्लूटो इतना छोटा है कि वो सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों और अन्य कचरों को हटा नहीं पाता। तब प्लूटो को डिफॉल्ट प्लैनेट यानी बौना ग्रह कहा गया। प्लूटो को लेकर कई सारी बहसें अब समय के साथ साथ और भी तेज हो गई हैं। हाल ही में साइंटिफिक जर्नल इकोरस में एक रिसर्च पब्लिश हुई। इसमें कहा गया कि प्लूटो को ग्रह से डाउनग्रेड नहीं किया जाना चाहिए। हर दिन कुछ न कुछ ऐसे बयान या स्टडी सामने आती हैं जो प्लूटो के कई रहस्यों का खुलासा करती हैं। एरिजोना की जिस लॉवेल ऑब्जेक्टिविटी में क्लाइड टॉमबर्ग ने इस ग्रह को खोज निकाला था, उसने तो इस साल भी 13 से 18 फरवरी तक प्लूटो फेस्टिवल मनाया। आज का दिन
साल 1830 का वो दौर जब अमेरिकी विज्ञानी क्लाइड टॉमबर्ग ने इसकी शुरुआत की, इसकी खोज की और प्लूटो को नाम दिया गया बौने ग्रह का। क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रह था, इसीलिए इसे एक छोटे ग्रह की वजह से बौने ग्रह का नाम दिया गया। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।